सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय चमकलाल जी सरियाम, आदरणीय केएल बर्डे साहब, आदरणीय गजबे जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय सगाजन माता और बहनें, ये बड़ी अच्छी बात है कि वक्तव्य के शुरुआत में अनुसूची 5 और 6 की चर्चा हुई है। इस देश में हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे समाज के ऊपर जिस तरह के अन्याय और अत्याचार पूरे देश में हो रहे हैं, वो उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। उनकी विस्तार से चर्चा करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूँ, आप सब लोग जानते हैं। अनुसूची 5 और 6 शुरू होने के पहले उसकी पृष्ठभूमि को समझना बड़ा जरूरी है, और अगर हमने उस पृष्ठभूमि को समझा तो इन समस्याओं को हम किस तरह से सुलझा सकते हैं, किस तरह से इनका समाधान कर सकते हैं, वो हम समझ सकते हैं। इसकी शुरुआत होती है देश के स्वतंत्र होने के पहले 1875 के आसपास से। उस समय हमारे देश के महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी का 1875 में जन्म हुआ था, और उन्होंने थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करने के बाद सिर्फ 15-20 साल की उम्र में सामाजिक आंदोलन शुरू किया था, और 1900 में उनका देहांत हो गया था। और 25 साल की उम्र में उन्होंने इतना काम किया था, इतना महानता वाला काम किया था, इतना क्रांतिकारी काम किया था कि लोग उनको धरती का भगवान कहने लगे थे। ये बड़ी विचित्र बात है कि 25 साल की उम्र का लड़का इतना बड़ा काम कर सके। तो वो कैसे किया, वो अगर हम समझेंगे तो हमारे लिए आगे की योजना बनाने में आसान हो जाएगा। पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पर उनकी जयंती का आयोजन किया था, और जयंती का जिस तरह से आयोजन किया था उसमें उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था, और इसलिए उन बातों को, उनके आंदोलन को सही ढंग से समझना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। उनका जो आंदोलन था जल, जंगल और जमीन के लिए था। उनका ये कहना था कि हम इस देश के, इस धरती के मूल निवासी हैं, और इसलिए इसके जंगल, इसकी जमीन और इसके पानी पर हमारा पूरा अधिकार है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और किसी का अधिकार नहीं है। उस समय देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, परंतु उनको जो समस्याएं थी वो इस देश के साहूकारों और जमींदारों से थी। होता क्या था, आप ये देखेंगे कि यहाँ से लेकर के छत्तीसगढ़ और झारखंड के इलाके तक, छोटा नागपुर का इलाका उनका हुआ करता है, जिसको आज हम संथाल परगना के नाम से जानते हैं। उस क्षेत्र में, और रांची अभी जो राजधानी है झारखंड के उसके आसपास का जो क्षेत्र हुआ करता था, ये पूरा का पूरा जंगल था। तो उस समय में होता क्या था कि हमारे आदिवासी भाई, जंगल होता था, जंगल को साफ करते थे, जंगल को साफ करने के बाद उसको खेती के योग्य बनाते थे, और जब वो खेती करने लग जाते थे तो उस क्षेत्र के जमींदार लोग उनको वहां से खदेड़ देते थे कि नहीं, ये हमारी जमीन है, तुम यहाँ खेती नहीं कर सकते।
और वो जो उनकी जो पूरी मेहनत है इस तरह से बेकार हो जाती थी। अकाल भी पड़ता था, अकाल पड़ने के कारण से हमारे लोग साहूकारों से उधार लेते थे और उसके ब्याज में वो उनकी जमीन को हड़प लेते थे। तो जो बिरसा मुंडा जी का जो आंदोलन था वो सेठ जी, लठ जी और भट्ट जी के अगेंस्ट में था। सेठ जी और भट्ट जी और लठ जी को समझते हैं? सेठ जी मतलब साहूकार, लठ जी मतलब जमींदार और जो दादा लोग उस समय हुआ करते थे, और भट्ट जी मतलब पंडा पुजारी लोग। और इन्हीं लोगों से लोग त्रस्त थे और इनके अगेंस्ट में वो आंदोलन था। उनका मेरी जानकारी के अनुसार इस देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। उनका आंदोलन सेठ जी, लठ जी और भट्ट जी के अगेंस्ट में था। और क्योंकि ये साहूकार और जमींदार ये लगान वसूल करते थे किसानों से, और वो जो लगान है जमींदार के माध्यम से अंग्रेजों को उनको लगान जमा करना होता था। तो बिरसा मुंडा ने उस समय उन्होंने ये कहा कि ये जो जंगल और जमीन ये हमारी है, इस पे और किसी का अधिकार नहीं है, इसलिए हमको लगान देने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने लगान देने से मना किया और उस क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उसको मुंडा राज कहा जाने लगा। मुड़िया भाषा में इस मुक्ति आंदोलन को उल गुलान कहा जाता है। तो उस आंदोलन को बोलते हैं उल गुलान आंदोलन। और उन्होंने इस तरह से, जैसे गांधी जी ने एक जमाने में अवज्ञा आंदोलन चलाया था, उसी तरह से बिरसा मुंडा ने उल गुलान आंदोलन चलाया था, जिसको हम सादी भाषा में मुक्ति आंदोलन कह सकते हैं। और जो प्रैक्टिकली उन्होंने किया था वो कि लगान वगैरह जो हमारे लोग देते हैं वो उन्होंने बंद कर दिया था और पूरे क्षेत्र में अपना शासन स्थापित कर दिया था। अब क्योंकि साहूकारों को जब कर्ज लोगों ने जो लिया था वो वापस नहीं मिलना शुरू हुआ, लगान देना बंद हो गया, तो उन्होंने अंग्रेजों से शिकायत की। और तब फिर उन्होंने अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया और फिर उनकी मौत जो है जेल में हुई और 25 साल की उम्र में हुई। तो साथियों, बिरसा मुंडा के आंदोलन से ये पता चलता है कि इतनी कम उम्र में समाज के लिए सोचना और उसके लिए करना ये बहुत बड़ी बात है। हमारे लोग समाज के लिए काम करने की बात अगर करते हैं तो बोले हम थोड़ा सा पढ़ लिख ले फिर समाज का काम करेंगे। पढ़ लिखना हो गया तो बोले थोड़ी बहुत नौकरी कर लेते हैं फिर समाज का काम करेंगे। और फिर नौकरी कर लिया, बोले थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टी बना लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे। फिर बोलते कि नहीं रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद फिर काम करेंगे। और रिटायर होने के बाद जब उसकी शरीर में शक्ति नहीं होती तो उसके बाद काम करने की कोई बात होती नहीं है। तो 15-20 साल की उम्र में काम शुरू करते हुए एक बहुत बड़े क्षेत्र को आजाद घोषित कर दिया। और वो सिर्फ इस तरह का आंदोलन नहीं करते थे, वो ऐसी सभाएं लेकर के, जैसे हम इतनी देर से गाना बजाना सुन रहे हैं, इसी तरह से सभाएं होती थी। वो लोगों को समझाते थे, वो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे इसलिए इलाज वगैरह करना भी आता था और लोगों की हर तरह की समस्या को वो सुलझाते थे। इतनी कम उम्र का कोई लड़का इतना काम कर सके ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा उदाहरण दुनिया में दूसरा नहीं मिलता है। तो इससे हमको सीखने की जरूरत है। जैसे हम तुलना करें अगर बिरसा मुंडा की और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 24-25 साल की उम्र में सामाजिक काम शुरू किया था और उन्होंने लगातार सामाजिक काम अगले 40 सालों तक किया और तब वो इस देश के इतने बड़े नेता बने थे। परंतु बिरसा मुंडा इतनी कम उम्र में काम शुरू करके 25 साल की उम्र में मर गया और जब वो मरा उस समय उसको धरती का भगवान कहा जाने लगा। तो ये उदाहरण है कि इस तरह से समाज के लिए सोचना और करना ये
इतनी कम उम्र में जो भी हमारे समझ में आता है हम करना शुरू करें। हम लोगों के रास्ता नहीं देखना चाहिए, हम हमारी ये इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि हम बड़े हो जाएंगे और तत्व समाज के लिए कुछ करेंगे। इसलिए ये बिरसा मुंडा से बहुत बड़ी सीखने वाली बात है। तो साथियों, इसी बिरसा मुंडा के आंदोलन से सीख करके 1900 में बिरसा मुंडा जी का देहांत हो गया था और 1891 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था। और उन्होंने इतने समझदार होने के बाद ये पुराने जितने आंदोलन हुए थे, चाहे वो तिलका मांझी का आंदोलन हुआ, उसके अलावा संथाल परगना में एक और आंदोलन हुआ था, ऐसे 3 हमारे महापुरुषों ने उस क्षेत्र में आंदोलन किया था। उसके आधार पर जब उसी के आधार पर ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला, तो उन्होंने उनका ये मानना था कि जो जमीन आदिवासियों की है, अगर उन पर दूसरे लोगों का शासन रहेगा तो आदिवासियों और दूसरे लोगों के बीच में हमेशा झगड़ा होते रहेगा, किसी न किसी बात पर तकरार होते रहेगी और जो कानून और व्यवस्था गड़बड़ होगी। अगर उसमें आदिवासी क्षेत्रों में अगर कानून व्यवस्था अगर ठीक करना है तो जयपाल सिंह मुंडा उस समय उस रांची क्षेत्र से बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, वो भी संविधान सभा के सदस्य थे। उनके सहयोग से डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में अनुसूची 5 और 6 रखवाया, जिसके कारण से आदिवासी क्षेत्रों में व्यवस्था ठीक हो सके और टकराव जो है आदिवासियों और दूसरे लोगों का टकराव ना हो। उस टकराव को टालने के लिए उन्होंने ये व्यवस्था बनाई थी। तो इसको हमको समझना चाहिए। उसी बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने जब अपना आंदोलन शुरू किया और पूरे देश में हमारी और हमारे समाज की हालत को समझा, तो उन्होंने जितनी हमारी संख्या है और जितना हमारा पिछड़ापन है, उन सब बातों को ध्यान में रखकर डॉक्टर अम्बेडकर ने कहना शुरू किया उनको और उन्होंने हमारी समस्याओं को, हमारे समाज की समस्याओं को अंग्रेजों के सामने राउंड टेबल 1, 2 और 3 में अंग्रेजों के सामने रखा और उन्होंने आदिवासियों के और इस देश के दलित शोषित समाज के लोगों की समस्याओं को अंग्रेजों के सामने रखकर अपनी मांगे मनवाई और हमारी ऐसी सभाओं में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहना शुरू किया कि तुम अपने घर की दीवारों पे जाकर लिख लो कि तुम एक दिन इस देश के शासनकर्ता बनोगे। ये बात जो है 1932 की है। 1932 में डॉक्टर बाबा साहब ने ये कहना शुरू किया कि तुम अपने घरों पे दीवारों पे जाके लिख लो कि तुम इस देश के शासनकर्ता बनोगे। उनका मतलब ये था कि ये जो समाज है, बहुसंख्यक समाज है, पूरे देश में ज्यादा संख्या में है और इसलिए इसी समाज का इस देश में शासन होना चाहिए। वो कहते थे कि पॉलिटिकल पावर इज द की विच कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक, मतलब राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिससे हम हमारी हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। हमारे साथी ने अभी आपके सामने चर्चा की कि अनुसूची 5 और 6 का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है। ये पालन तब तक नहीं हो पाएगा और अनुसूची 5 और 6 के अलावा भी हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। आपको ध्यान होगा कि देश जब स्वतंत्र हुआ तो इस देश में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, मतलब सत्ता का हस्तांतरण हुआ। हस्तांतरण किनके हाथों में हुआ? अंग्रेजों ने इस देश की सत्ता किसको सौंपी? उन्हीं सेठजी, लटजी और भटजी लोगों को सौंपी। और जब इस देश का शासन लटजी, भटजी और सेठजी के हाथों में आ गया तो उन लोगों ने फिर से
हमारे ऊपर अन्याय और अत्याचार करना शुरू किया और हमारी जमीनें और हमारे जो संसाधन हैं उनको लूटने का काम किया। आपको ध्यान होगा कि इमरजेंसी टाइम में इंदिरा गांधी ने आदिवासियों की जमीन दूसरे लोग नहीं खरीद सकते ऐसा कानून बनाया। उन्होंने उसी समय जो साहूकार लोग थे जिन्होंने हमारे लोगों को कर्ज दे करके उनकी जमीनें हड़प ली थी, उनका ऐसे सब आदिवासियों का कर्ज माफ किया था और उनकी जमीनें वापस करवाई थी। और ये कानून बनाया था किसी भी आदिवासी की जमीन कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद पाएगा। वो इसलिए करना पड़ा था कि इस देश में बड़े पैमाने पर आदिवासियों की जमीन जायदाद की लूट हुई थी, उसको रोकने के लिए ऐसा कानून बनाना पड़ा था। आपको ध्यान होगा, ये तो मैं जो बात कर रहा हूँ 1975 की है जब इमरजेंसी लगी थी, परंतु अभी आज से 20-25 साल पहले छिंदवाड़ा शहर में हमारी सती की महारानी हुआ करती थी, उसकी बहुत ज्यादा करोड़ों एकड़ की जमीन एक बाबा ने हत्या ली और वो राजनीतिक पार्टियों के कांग्रेस और बीजेपी जो पार्टियां हैं दोनों उनके सहयोग से हत्याई किसकी जमीन? कोई साधारण किसान की जमीन नहीं हत्याई, एक महारानी की जमीन हत्याई। ये कितनी बड़ी बात है। ऐसा कानून होने के बाद हत्याई गई। जब ये कानून पास हो गया था कि इस देश में किसी भी आदिवासी की जमीन कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद पाएगा, तो खरीदने के लोग बात छोड़ो, बड़े आसानी से हड़प ली गई और हम लोग कुछ नहीं कर पाए। ये ऐसा क्यों हुआ? ये तो बात छोड़ दी, ये तो और बात है उसके बाद भी। और अगर आप ध्यान से देखेंगे कि आप ये जो छिंदवाड़ा शहर है, छिंदवाड़ा के शहर के आसपास काफी आदिवासी पॉपुलेशन है, छिंदवाड़ा के शहर के आसपास, और वहाँ की जो जमीनें भी जो थी वो आदिवासियों की थी। अगर सन 1947 का अगर राजस्व का रिकॉर्ड देखा जाए तो आप ये देखेंगे कि ये छिंदवाड़ा के आसपास की जो पूरी जमीनें आदिवासियों की थी, परंतु सन 75 आते आते ये पूरी जमीन वहाँ के सेठ साहूकारों की हो गई। तो ये सेठ साहूकारों ने हमारे लोगों की जमीन हड़प ली। इसके साथ साथ ही आप बहुत सी समस्याएं हमारी देखेंगे, जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं देश में, चाहे सड़क बनी हो, चाहे तालाब बना हो, चाहे कोई कारखाना बना हो, सब में आदिवासियों की जमीन हस्तांतरित की गई, अधिग्रहित की गई और आदिवासियों को विस्थापित होना पड़ा। और जब आदिवासियों को विस्थापित होना पड़ा तो क्योंकि आदिवासी को तो खेती करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं आता, दूसरा कुछ काम नहीं कर सकता था, तो आप ये देखेंगे कि उनके परिवारों का अता पता खत्म हो गया, उनकी जनसंख्या ही खत्म हो गई। आपको ध्यान होगा कि जब पूरे देश में बड़े पैमाने पर आदिवासियों की कुछ जातियां लुप्त होने लगी, हमारे जैसे छिंदवाड़ा में भारिया जाति लुप्त होने के कगार पर आ गई थी, उसी तरह से सहरिया जाति एक होती है इधर झाबुआ की तरफ, वो लुप्त होने के कगार पे आ गई थी। उसी तरह से मंडला जिला में एक जाति होती है, वो भी लुप्त होने के कगार पे आ गई थी। उनको बचाने के लिए सरकार ने एक विशेष अभियान शुरू किया, उनको उनके संरक्षण के लिए, जिसको आप भारिया, छिंदवाड़ा में उसको हम भारिया प्रोजेक्ट कहते हैं। ये करना क्यों पड़ा? क्योंकि आदिवासियों को विस्थापित करने के बाद उनकी लूट खसोट बड़े पैमाने पर हो रही थी और लूट खसोट होने के कारण से उनका जीवन स्तर दुर्भर हो गया था। उनके लिए उनकी जनसंख्या कम होने लगी थी। ऐसा होता था तो हमको कोई उससे ज्यादा दिक्कत नहीं, परंतु बाबा साहब का संविधान लागू होने के बाद भी ये हालत है। और वो इसलिए ये सब कर लेते हैं। उस संविधान में जैसा मैंने अभी चर्चा किया कि 1932 में बाबा साहब ने कहना शुरू किया था कि तुम जाके लिख लो, तुम इस देश के शासनकर्ता बनोगे, परंतु यहाँ तो उल्टा हो रहा है। हमारी सभी जमीन और संपत्ति लूटी जा रही है, तो ऐसा कैसे हो रहा है?
हो गए इतना बहुत है। नहीं